हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी वीणा पुस्तक के पाठ 2 न्याय की कुर्सी के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर बातचीत के आधार पर देने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। इसी तरह से अन्य प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। तो बातचीत के लिए में पहला प्रश्न है कि आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। आपको जो भी खेल अच्छा लगता है आप उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है और आप उसे कैसे खेलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि मेरा प्रिय खेल खो खो है। तो यहाँ पर देखिए खेल का नाम लिखा है खो खो। इसी तरह से आप भी अपने प्रिय खेल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैं इसे स्कूल में अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ में खेलता या खेलती हूँ। आप किस प्रकार से खेलते हैं वह आपको लिखना है। प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव साझा कीजिए। उत्तर है हाँ, मैंने एक बार एक समस्या का समाधान किया है। एक बार हमें मेले में किताबों की प्रदर्शनी में जाना था, यानी कि मेले में किताबों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें हमें वहां पर जाना था। हम चलने के लिए तैयार थे कि अचानक मामा जी आ गए। उन्होंने भी प्रदर्शनी में जाने की इच्छा व्यक्त की। हम 5 लोग थे और हमारी कार में केवल 5 लोगों के बैठने की ही जगह थी, यानी कि मामा जी और आ गए तो 6 जने हो गए। तो अब 6 जने कार में कैसे बैठेंगे। अब मामा जी को कैसे ले जाया जाए, ये खुसर पुसर हमें चल रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। मैंने कहा कि हम अपनी कार की बजाय किराए की बड़ी गाड़ी मंगवा लेते हैं, उसमें सभी लोग आराम से आ जाएंगे। ये विचार सभी को पसंद आ गया और इस तरह से हम मामा जी के साथ मेले में चले गए और खूब मजे किए। तो इस तरह से जो समस्या आई उसका समाधान मैंने किया। प्रश्न 3, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। उत्तर है, यदि मैं राजा के स्थान पर होता और मुझे लड़के के बारे में पता चलता कि वह बहुत ही सटीक न्याय करता है तो उसे अपने दरबार में बुला करके सम्मानित करता और उसे सलाहकार के सबसे ऊंचे पद पर नियुक्त करता। दरबार में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुन करके, फरियादी होते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के आने वाले, तो उनकी फरियादों की शिकायतों को सुन करके बालक से सलाह मशविरा करके अपना फैसला सुनाता। प्रश्न 4, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। उत्तर है, लड़के के अंदर निम्न गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। तो देखिए पाठ में चौथी मूर्ति के कथन के अनुसार लड़का भोला भाला था, उसमें किसी के भी प्रति कोई कलुष या कपट नहीं था, इसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। इसके अलावा हो सकता है कि लड़के ने कभी झूठ नहीं बोला होगा, कभी चोरी नहीं की होगी और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई होगी, जैसा कि पहले चौथी मूर्ति से पहले जो 3 मूर्तियां थी उन्होंने बताया था कि सिंहासन पर बैठने के लिए राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह या स्टार बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला हम पढ़ते हैं, राजा को लड़के के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। तो राजा को कैसे पता चलता है कि लड़का न्याय करता है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, तो जो सही विकल्प है उसके सामने हमें स्टार बनाना है और एक से अधिक विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। तो देखिए क है, लड़के के द्वारा की गई शरारतों को सुन करके। ख है, लोगों के द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुन करके, तो यह सही है वाक्य। ग है, लड़के के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुन करके, ये सही नहीं है। और घ है, मंत्रियों के द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुन करके, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि मंत्रियों ने लड़के की बुद्धि की
राजा के सामने कोई प्रशंसा नहीं की थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, सही जो विकल्प है वो कौन सा है? ख, लोगों के द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुन करके। तो इसके सामने यहां देखिए इस प्रकार से स्टार बना देंगे। दूसरा है प्रश्न, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? क्या है? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, इस बात को सुनकर के राजा को अधिक आश्चर्य हुआ। ख है, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, यानी कि लड़के से ही न्याय करा रहे थे, राजा के पास में नहीं आ रहे थे, तो इस बात से राजा को अधिक आश्चर्य हुआ। ग है, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, इस बात को देख करके राजा को अधिक आश्चर्य हुआ। या फिर घ है कि स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो यहाँ पर देखिए जो ग वाला विकल्प है और घ वाला विकल्प है ये दोनों सही है, क्योंकि राजा ने ये देखा था कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ लड़का है वह सही न्याय कर रहा है और सिंहासन में ही चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो इन बातों को देख करके राजा को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर देखिए ग के सामने और घ के सामने स्टार बना देंगे, तारे का चिन्ह बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? तो इसमें देखिए क है, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। ख है, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, तो इसलिए वे इसे प्रतिदिन खेलते थे। ग है, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। या फिर घ है, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसमें देखिए जो ख वाला विकल्प है वह सही है, क्योंकि जो वो रोजाना खेल खेलते थे उनकी तुलना में उन्हें ये जो न्याय करने वाला खेल था वो अधिक अच्छा लगा, अधिक मनोरंजक लगा, इसीलिए वे इसे प्रतिदिन खेलने लगे। तो इसमें जो ख वाला विकल्प है उसके सामने हम स्टार लगा देंगे, तारा लगा देंगे। प्रश्न 4 है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? क्या है, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। ख है, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ग है, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। घ है, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था, तो ये गलत विकल्प है, क्योंकि जनता ने ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था राजा को। तो राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया, इसमें सही विकल्प कौन कौन सा है? एक तो क वाला, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, तो इसके सामने स्टार लगा देंगे, स्टार बना देंगे। दूसरा विकल्प सही है इसमें ग वाला, यानी कि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मूर्तियों ने क्या कहा था कि जब आप इन सब जो आपके अंदर कमियां हैं इनका प्रायश्चित कर लोगे उसके पश्चात ही आप सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो मूर्तियों ने ऐसा कहा था, इसलिए राजा ने उपवास और प्रायश्चित किया। तो इसमें ग वाला विकल्प भी सही है। तो ये दो विकल्प इस प्रश्न में सही है, इन दोनों के सामने स्टार बना देंगे। सोचिए और लिखिए, यानी कि आपको सोचना है और उसके आधार पर लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनके हमको उत्तर देखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। अब इस पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि लड़के तो सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों हुआ? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि सभी लड़के सिंहासन पर इसलिए बैठ पा रहे थे क्योंकि वे भोले भाले थे, उनके मन में किसी के भी प्रति कोई कलुष या कपट नहीं था, जबकि राजा ऐसा नहीं था, यानी कि राजा के मन में कलुष कपट था, वे भोले वाले नहीं थे, उनमें अन्य अनेकों और भी दूसरी बुराइयां थी, तो इसलिए राजा सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहे थे। प्रश्न 2, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसमें देखिए आपको सोचना है और सोचने के पश्चात में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि राजा ने पहली बार
पहली मूर्ति के कहे अनुसार केवल चोरी का ही प्रायश्चित किया था, अन्य बुराइयों का नहीं किया। दूसरी बार दूसरी मूर्ति के कहे अनुसार झूठ का प्रायश्चित किया था, और तीसरी बार तीसरी मूर्ति के कहे अनुसार किसी को चोट पहुंचाने का प्रायश्चित किया था। अभी भी उसने अपने अंदर स्थित कलुष अर्थात कपट का प्रायश्चित नहीं किया था, और अभी भी उसके अंदर कपट विद्यमान था। यह इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वह अपने मन में अपने आप को उन भोले भाले लड़कों से ज्यादा धनवान और बुद्धिमान समझ रहा था। यानी कि जब चौथी बार वह सिंहासन पर बैठने जा रहा था, तब भी उसके मन में कपट था। वह जो भोले वाले लड़के थे उनसे ज्यादा अपने आप को धनवान और बुद्धिमान समझ रहा था। इसका मतलब राजा के अंदर से अभी भी कलुष या कपट नहीं मिटा था, तो इसलिए राजा को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न 3, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? उत्तर है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मामला गंभीर था। उन्होंने लड़के के द्वारा किए जा रहे सटीक न्याय के बारे में सुन रखा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ हो, यानी कि दोनों ही पक्ष उसके फैसले से संतुष्ट होकर के जाते थे। प्रश्न 4, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? उत्तर है, जब चौथी मूर्ति के द्वारा कहे अनुसार राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, बल्कि जबरदस्ती सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, और राजा सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था, इसीलिए चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। प्रश्न 5, इस कहानी को नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। उत्तर है, पाठ के अन्य शीर्षक हो सकते हैं जैसे अद्भुत सिंहासन, मूर्ति वाला सिंहासन, या फिर हम इसको कह सकते हैं चमत्कारिक सिंहासन। अगर बच्चों आपको भी कोई और अलग शीर्षक समझ में आ रहा है, सूझ रहा है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अनुमान और कल्पना, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर आपको अनुमान के आधार पर या कल्पना के आधार पर दे रखे हैं। जैसे प्रश्न है कि कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़ करके किसी और जगह चली जाती हैं, वे कहाँ जाती होंगी और वहां क्या करती होंगी? तो इसमें आपको अनुमान लगाना है या फिर कल्पना करनी है, उस आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं कि मूर्तियां सिंहासन के साथ उड़ करके कहाँ जाती हैं और वहां पर क्या करती होंगी। तो देखिए उत्तर में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें आपको कल्पना करनी है, तो कल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि कहानी में सिंहासन की मूर्तियां सिंहासन के साथ में उड़ करके स्वर्ग में उपस्थित अपने न्यायप्रिय और विवेकी राजा विक्रमादित्य के पास में चली गई होंगी और उनके सिंहासन में स्थित हो गई होंगी, क्योंकि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था और ये मूर्तियां उनके सिंहासन में स्थित थी। उत्तर है, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो उसमें राजा विक्रमादित्य के समान महानता और न्यायप्रियता के गुण आ जाते, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के लिए उसमें राजा विक्रमादित्य के समान ही महानता और न्यायप्रियता के गुण होने चाहिए। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए पंक्तियां हैं, यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना। अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए, यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे ये देखिए उद्धरण चिन्ह,
ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये कुछ विशेष चिन्ह हैं। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह यानी कि जब हम लगातार पढ़ रहे होते हैं तो बीच में रुकने के लिए जो चिन्ह होते हैं कि कब हमको कहाँ कैसे रुकना है, तो उसके लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इनको विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है, यानी कि कहाँ हमको रुकना है और उनका क्या भाव है। यानी कि कोई आश्चर्य का भाव है तो हमें उसको आश्चर्य के जैसे ही, आश्चर्य प्रकट करते हुए ही उसको पढ़ना है। तो ये हमें कौन बताते हैं? ये हमें कुछ विशेष चिन्ह बताते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिए का और खा, ये दो वाक्य दे रखे हैं। इनमें अब हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और इनमें इनके अनुसार ही विराम चिन्ह लगाने हैं। तो आइए इनमें देखते हैं किस प्रकार से विराम चिन्ह लगेंगे। क्या है? चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो बोले वाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो देखिए इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम पूरा इसी प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। कहाँ ठहरना है, कहाँ कम देर रुकना है और कहाँ पूर्ण विराम है, यानी कि कहाँ पर वाक्य कंप्लीट हो गया है तो वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा रुकना है। तो बिना विराम चिन्हों के हमें पता ही नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसके उतार चढ़ाव और भाव का हमें बिना विराम चिन्हों के पता नहीं चलता है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब हम इसी सेंटेंस को विराम चिन्ह के साथ में देखते हैं। तो देखिए चौथी मूर्ति ने कहा, तो यहाँ पर ये अल्प विराम लग गया, यानी कि कुछ देर रुकना है। उसके पश्चात है ठहरो, और ठहरो के बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और उसके पश्चात देखिए यहां पर ये जो चिन्ह लग रहा है इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, या फिर हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। और ये यहां से शुरू होकर के यहां देखिए वाक्य के अंत तक है। यहां पर देखिए ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कॉमा के अंदर जो भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, तो जिसने जैसा कहा है, जैसे यहाँ पर चौथी मूर्ति ने कहा है, तो जैसा चौथी मूर्ति ने कहा था वैसा की वैसा ही वाक्य यहाँ पर लिख देना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। है राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। तो अब ये कथन है जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, हमें इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए इस कथन को विराम चिन्ह के साथ में देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, तो यहाँ पर देखिए रहा के बाद में पूर्ण विराम लगाया है क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। फिर उसने मन ही मन कहा, कहा के बाद में थोड़ी सी देर रुकना है, तो थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम। उसके बाद में है ये उद्धरण चिन्ह हो गया, यानी कि यहां से जो कथन शुरू हो रहा है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। तो यहां पर देखिए राजा प्रश्न कर रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। मैं राजा हूं, ये पूर्ण विराम है, मैं राजा हूं, पूर्ण विराम लगेगा इसमें। मुझसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। तो यहां पर भी देखिए प्रश्न है कि और कौन होगा, तो यहां पर लगेगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। और जो हमारा उद्धरण चिन्ह चल रहा था यहाँ अगर से लेकर के यहाँ वाक्य पूरा हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए, यानी कि इस तरह से लगता है ये शुरू होती है और ये अंत होता है, और इसके बीच में कथन कहा जाता है, जो सेंटेंस है वो बोला जाता है। तो ये ऐसा की ऐसा बोला जाता है, जो उन्होंने पहले कभी बोला था उसको आज भी इसी तरह से बोला जा रहा है। तो इनके बीच में जब बंद कर देते हैं तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। इसके लिए हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। दूसरा है
तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए क में प्रश्न दे रखा है कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। ये वाक्य है, इसमें हमें ढूंढना है कि संज्ञा कौन सी है। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। तो जो मूर्ति है ये क्या है? वस्तु है, चीज है कोई। तो इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या प्रश्न है? कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो देखिए संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य है कि राम सुंदर है। तो राम क्या हो गया? किसी का नाम हो गया। किसी का नाम हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और राम की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। या फिर संज्ञा या सर्वनाम के लिए पूछिए कि वह कैसा है, कैसा लग रहा है। तो कैसे का उत्तर हमें जिस शब्द से मिलता है वह विशेषण होता है। तो कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो संज्ञा हमने ढूंढ ली, क्या है? मूर्ति है। तो मूर्ति कैसी है? देखिए प्रश्न करेंगे यहाँ पर खड़े होकर के, संज्ञा या सर्वनाम पर खड़े होकर के प्रश्न करेंगे कि जो संज्ञा है वो कैसी है। तो कैसी है? तीसरी मूर्ति है। तो यहाँ पर जो तीसरी है वो क्या है? इसकी गुण या विशेषता को बता रहा है। तो अब हमने यहाँ पर संज्ञा और विशेषण को समझ लिया है। अब हम इनको उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए क में इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ति। ख में कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो कौन सा शब्द है? तीसरी। प्रश्न 3 है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान करके उनके नीचे रेखा खींचिए। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब हमें इन वाक्यों में से विशेषण शब्द को छांटना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो आइए चलिए इन्हें देखते हैं। क्या है? एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक के नीचे रेखांकित किया गया है और झुंड से पहले जो एक है इसके नीचे रेखांकित किया गया है। तो दिन की विशेषता क्या है? कि वह एक है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या है? विशेषण शब्द है। उसी प्रकार से झुंड की क्या विशेषता है? कि एक झुंड है, 2, 3, 4 झुंड नहीं है, एक झुंड है। तो इसलिए एक को रेखांकित किया है, एक के नीचे रेखा खींची है, क्योंकि एक यहाँ पर झुंड की विशेषता को बतला रहा है। तो एक यहाँ पर विशेषण शब्द है। अब हम ख को देखते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो यहाँ पर देखिए नगरी की क्या विशेषता है? प्राचीन और ऐतिहासिक। तो यह विशेषण शब्द है, प्राचीन और ऐतिहासिक। इसके नीचे रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार से मैदान की क्या विशेषता है? एक लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है, जो कि मैदान की विशेषता को बतला रहा है। तो इसके नीचे हम रेखा खींच देंगे। आगे है ग, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो देखिए उम्र की क्या विशेषता है? इतनी छोटी। तो यहाँ पर इतनी छोटी शब्द विशेषण शब्द है, इसके नीचे रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। उसी प्रकार से बुद्धि, बुद्धि की क्या विशेषता है? इतनी बुद्धि। तो इतनी शब्द के नीचे रेखा खींच देंगे। यहाँ पर इतनी छोटी और इतनी ये दोनों विशेषण शब्द हैं। अब हम घ वाक्य को देखते हैं। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो यहाँ पर देखिए सिंहासन की क्या विशेषता है? बहुत ही सुंदर। तो बहुत ही सुंदर के नीचे इस प्रकार से रेखा खींच देंगे, ये विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो देखिए भीड़ की क्या विशेषता है? अच्छी खासी। तो अच्छी खासी के नीचे इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर अच्छी खासी शब्द विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में से हमें विशेषण शब्द को छांट करके उसके नीचे रेखा खींचनी है। प्रश्न 4, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? लिखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। कहानी के आधार पर हम देखें तो न्यायप्रियता का होना आवश्यक है, ईमानदारी का होना, सच बोलना,
कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, अंदर कलुष या कपट का नहीं होना, दयालुता का होना, बुद्धिमान होना। तो हमारे अंदर ये सभी विशेषता होनी चाहिए जिससे कि हम कहानी के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। पहला है प्रश्न, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? तो अब इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसका क्या उत्तर है कि आज के जमाने में कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी समस्या को सुलझाने का काम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने से बड़े भाई बहन, माता पिता या फिर कक्षा के अध्यापक के पास जाते हैं। प्रश्न 2, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? तो उत्तर है हाँ। एक बार मैं अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ शाम के खाने पर गए। वहां पर सभी बड़े लोगों को बड़ी थाली में भोजन परोसा गया, जबकि मुझे बच्चा होने की वजह से प्लेट में खाना परोसा गया। मुझे यह अच्छा नहीं लगा और मैंने खाना खाने से मना कर दिया। जब उन्हें मेरे खाना ना खाने का कारण पता चला तो उन्होंने अपनी गलती को माना और मुझे भी अन्य लोगों की तरह बड़ी थाली में भोजन परोसा। तो इस तरह से मेरे साथ में जो अन्याय हुआ उसका मैंने इस स्थिति का इस प्रकार से सामना किया और फिर उन्होंने मेरे साथ में न्याय किया। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत, आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत ही रोचक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोज करके पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। यानी कि आपको अपनी लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर से सिंहासन बत्तीसी नाम की पुस्तक आपको मिलेगी। उसमें से आपको एक कहानी पढ़नी है और उसे अपनी कक्षा में सुनाना है। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय में ढूंढ करके पढ़िए। तो आपको ये अन्य पुस्तकें हैं, इनको भी ढूंढ करके और पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, सिंहासन बत्तीसी में से आपको एक कहानी हम सुनाते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि एक आदमी काठ का घोड़ा लेकर के आया। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े में क्या विशेषता है। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं बेचेगा। यानी कि उस घोड़े का दाम है 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के वह घोड़ा खरीद लिया। उसके संचालन की सारी विधि समझ करके विक्रमादित्य ने घोड़ा अपने अश्वागार में रख दिया। अश्वागार यानी कि जहाँ पर घोड़े आदि रखे जाते हैं। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार के लिए उसी घोड़े पर सवार होकर के निकले। कलपुर्जों को दबाने पर, उसमें कलपुर्जे लगे हुए थे, तो कलपुर्जों को दबाने पर उसकी गति इतनी बढ़ गई कि वे अपनी टोली से बिछुड़ करके बहुत दूर आ गए। तो अब देखिए, राजा ने लकड़ी के घोड़े के यानी कि काठ के घोड़े के कलपुर्जों को इतना ज़्यादा दबा दिया कि वे अपने साथियों से बिछुड़ गए और घोड़ा तो बहुत तेज गति से चला, तो इसलिए बहुत वे आगे निकल गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कलपुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकरा करके टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। भूख लगी हुई थी और थके हुए भी थे।
उन्होंने वृक्षों पर लदे हुए फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़ करके लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उनके सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी, जिसमें एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। तो देखिए, राजा पेड़ पर बैठे हुए हैं और ये सारा कुछ दृश्य देख रहे हैं कि एक सन्यासी आता है और बंदरिया को इशारा करके कुटिया में बुलाता है और 2 घड़े रखे हुए हैं, उनके बीच में बंदरिया को बैठने के लिए कहता है। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर के बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत ही रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर के राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। यानी कि जो 2 घड़ों में पानी था तो उसमें से जो पहले वाले घड़े से डालता था छींटे तो क्या होता था, राजकुमारी बंदरिया से राजकुमारी बन जाती थी, और दूसरे घड़े से जब छींटे मारता था तो वह राजकुमारी से फिर से बंदरिया बन जाती थी। उसे लेकर के सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरण करने को वहीं छोड़ करके चला गया। उसके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य बंदरिया को लेकर के कुटिया में आए। तो राजा भी नीचे उतरे और वो कुटिया में गए और घड़े से पानी लेकर उन्होंने बंदरिया पर छींटे डाले। बंदरिया फिर से अत्यंत सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की ओर निशाना लगा करके छोड़ा, यानी कि एक बाण मृग की ओर, हिरण की ओर निशाना लगा करके छोड़ दिया, तो वह बाण मृग को नहीं लग करके एक साधु को भेद गया, साधु को लग गया। दर्द से कराते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बन करके मुझे किसी साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने पानी के छींटे डाल करके फिर से उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल दिया। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार मांगा। साधु हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक बहुमूल्य रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है कि राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आ पहुंचे हैं, इसीलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। तो साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। इस तरह से राजकुमारी अब पूरी तरह से शाप मुक्त हो गई थी। विक्रम ने अपने दोनों वेतालों का स्मरण किया जो उन दोनों को नगर की सीमा पर पहुंचा करके गायब हो गए। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को देख करके प्राप्त करने के लिए मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को देकर के संतुष्ट किया। फिर महल पहुंच करके राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक गरीब आदमी को बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बना करके लाया गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था, उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर के दरबार से विदा हुआ। तो इस प्रकार से ये सिंहासन बत्तीसी की राजा विक्रमादित्य की एक अन्य कहानी है। पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्तु दे रखी है, उनका वर्णन दे रखा है और आपकी भाषा में उसका क्या नाम है। जैसे यहाँ पे वस्तु दे रखी है चटाई, इसका क्या वर्णन है,
यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछा करके बैठा जाता है। तो ये चटाई का वर्णन है। आपकी भाषा में चटाई को क्या कहते हैं वह हमें यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है। इसी प्रकार से अन्य वस्तुएं दे रखी हैं जैसे दरी, तो दरी का यहाँ पर वर्णन दे रखा है और आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से हम आगे देखें, यहाँ पर वस्तु दे रखी है लेकिन इसका वर्णन नहीं दे रखा है, तो इसका वर्णन हमें लिखना है और अपनी भाषा में से क्या कहते हैं वह यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से अन्य वस्तुएं दे रखी हैं जैसे चारपाई, पीढ़ा, टाट पट्टी, तो इनका वर्णन लिखना है, यानी कि किस चीज से बनाई जाती हैं और इनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसका नाम हमें लिखना है। अब हम इनको उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए चटाई का वर्णन हम देख चुके हैं, यह आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं कि आपकी भाषा में इसका क्या क्या नाम हो सकता है। तो चटाई को एक तो सांथरी कहते हैं या फिर कालीन। आगे वस्तु दे रखी है दरी, इसका वर्णन हम देख चुके हैं और इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं गलीचा, यानी कि दरी को हम गलीचा भी कहते हैं। अब है वस्तु में मूढ़ा, तो देखिए किससे बनता है, इसके वर्णन में हम क्या लिखेंगे, बांस, बेंत या रस्सी से बना हुआ गोल आकार का, ये देखिए गोल है, आपने देख भी रखा होगा बच्चों ये, तो गोल आकार का भारतीय परंपरा का बैठने के लिए आरामदायक साधन है और इसे क्या कहते हैं देखिए, और इसके क्या नाम हो सकते हैं, मुड्डा या मोढ़ा। अब है ये चारपाई, तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक बिस्तर जो 4 पैरों वाली एक चौकोर संरचना होती है जिसके ऊपर रस्सी या कपड़े की पट्टी से बुनाई की जाती है। ये देखिए यहाँ पर जैसे रस्सी से की हुई है, तो इसी तरह से ये कपड़े की पट्टियां भी हो सकती हैं, तो रस्सी से या कपड़े की पट्टियों से इसको बुना जाता है। इसका उपयोग बैठने के लिए और सोने दोनों के लिए किया जाता है। इसको और क्या कहते हैं, इसका चारपाई के अलावा और क्या नाम है देखिए, खटिया या खाट। पंजाब में इसको मंजी भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपकी भाषा में इसका और अन्य क्या नाम हो सकता है, आप यहां पर उसको लिख सकते हैं। अब है पीढ़ा, तो ये देखिए चौकोर या आयताकार, जैसे यहां पर ये आयताकार दे रखा है। एक छोटा आमतौर पर लकड़ी का बना हुआ जिसे पूजा या फिर खाने के काम में लिया जाता है, अर्थात खाने की थाली को हम इसके ऊपर रखते हैं और तब खाना खाते हैं, तो पूजा करने के काम में या फिर खाना परोस करके खाने के काम में इसे लिया जाता है। तो पीढ़ा के अलावा इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं देखिए, पाटा या फिर चौकी। अब है टाट पट्टी, तो देखिए वर्णन में हम क्या लिखेंगे, ये किससे बनी हुई होती है, सूत से बनी हुई, कम चौड़ाई की और काफी लंबी होती है, यानी कि चौड़ी तो ये कम होती है लेकिन लंबी बहुत होती है। यह स्कूलों में बच्चों के बैठने तथा शादी समारोह में काफी लोगों को बैठा करके खाना खिलाने के काम में ली जाती है। और इसको देखिए टाट पट्टी को, इसके अलावा और क्या नाम हो सकता है इसका, दरी पट्टी। अगर आपकी भाषा में इनके और कोई अन्य नाम भी हैं तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बूझो तो जाने, आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियां। हो सकता है कि इनमें से कुछ को पढ़ करके आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है, तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियां। तो देखिए गोंड पहेली, यानी कि गोंड भाषा में पहेली, न तो खाए न तो पीवे है, संग मा रेंगत है, यानी कि ना तो खाती है और ना पीती है बल्कि संग संग में चलती है। रेंगत यानी रेंगना या चलना, तो संग संग चलती है। तो ऐसी क्या चीज है जो खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं है, लेकिन संग संग रहती है, तो ऐसी क्या चीज होती है बताइए बच्चों। तो इसमें उत्तर आएगा आपके छाया। छाया हमारे साथ साथ रहती है, जहां हम चलते हैं वहां वह चलती है, खाती पीती कुछ भी नहीं है। अब है निमाड़ी पहेली, हरो माथणो लाल पेट, रस पी ले भर भर पेट। तो हरे मटके का लाल पेट है और रस पी लेती है भर भर पेट। तो ऐसी क्या चीज है जिसका पेट तो हरा होता है और अंदर से वो लाल होता है और उसके अंदर रस भरा हुआ होता है, ऐसी क्या चीज है बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, तरबूज। तरबूज देखिए बाहर से हरा होता है और उसका अंदर से जो पेट है वो कैसा होता है, लाल होता है, और उसके अंदर जो रस होता है वो कैसा होता है, भरा हुआ रस होता है, पेट रस से भरा हुआ होता है। मालवी पहेली,
एक जानवर ऐसो जी की दुम पे पैसो। इसका उत्तर तो आप सभी बच्चों को आता होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी दुम पे पैसा होता है, पैसे जैसा चित्र बना हुआ होता है? बताइए क्या है उसका उत्तर? मोर। मोर के पंख पे पैसों जैसी आकृति बनी हुई होती है। तो एक जानवर ऐसो जू की दुम पे पैसो। अब है बुंदेली पहेली। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, ऊ में लुको है मीठो पानी। लुको है का मतलब है छुपा हुआ। तो एक लकड़ी ऐसी है जिसके अंदर मीठा पानी छुपा हुआ है। तो ऐसी कौन सी लकड़ी है बताइए जिसमें मीठा पानी होता है? गन्ना। गन्ने के अंदर मीठा पानी छुपा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गन्ना। आगे है बघेली पहेली। एक दिया सब तर उजियारा, यानी कि एक दीपक से चारों ओर उजियारा। तो ऐसा कौन सा दीपक है विशेष जो सब जगह पूरे जगत में उजियारा कर देता है? बताइए। इसका उत्तर आएगा सूरज। अकेले सूरज से पूरे जगत में उजाला हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी इस बुक में बिल्कुल इस पाठ के बिल्कुल नीचे की तरफ ये उत्तर दे रखे हैं पहेलियों के। मेरा न्याय। अब है इसमें कि अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। यानी कि कक्षा से संबंधित कोई ऐसी दो समस्याओं को उठाइए जिन पर न्याय होना चाहिए। तो देखिए ऐसी क्या दो समस्याएं हो सकती हैं कक्षा में, पहले हम उनको देखते हैं। तो पहली है जैसे सीखने में कठिनाई। तो कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने और सीखने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उनके घरों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ाई का माहौल नहीं है। कुछ बच्चे अक्षम हैं। कुछ छात्रों को सीखने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि सीखने की अक्षमता या ध्यान देने में समस्या, यानी कि वो धीरे सीखते हैं, एक तो ये वजह हो सकती है, या फिर वो क्लास में सही ढंग से ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो सही तरह से नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें सीखने में, पढ़ने में, लिखने में उन्हें परेशानी हो रही है। तो एक तो कक्षा की ये समस्या हो सकती है। दूसरी क्या है? अनुशासनहीनता। कक्षा में कुछ छात्र शोर मचाते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो ये तो कक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, अनुशासनहीनता। तो इनका हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं, इनका न्याय किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, कक्षा को दो समूहों में विभाजित कीजिए, यानी कि जो कक्षा के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको दो ग्रुपों में बांट देना है। जैसे कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो उन्हें 20-20 के दो ग्रुप में बांटना है। उसके पश्चात दोनों समूह एक समस्या से लेकर के उस पर विचार करेंगे, यानी कि जो 20-20 का हमने समूह बनाया है वो कोई सी भी एक समस्या उठा लेंगे। जैसे यहाँ पर उठाएंगे कि सीखने में कठिनाई, तो इस समस्या को लेकर के अब वे आपस में विचार करेंगे कि हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। इस प्रकार से वे आपस में बातचीत करेंगे। उसके पश्चात तत्पश्चात दोनों समूह एक एक करके नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। अब क्या करेंगे कि पहला जो ग्रुप है 20 बच्चों का, वो इस समस्या को नाटक के द्वारा समझाएगा कि हम किस तरह से इस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो इसमें देखिए नाटक किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो पहला ग्रुप है या जो दूसरा ग्रुप है, या मिलकर के भी कर सकते हैं नाटक को, कि इसमें से कुछ बच्चे शिक्षक बन जाएं और जो बाकी के बच्चे हैं वे छात्र बन जाएं। अब जो शिक्षक बने बच्चे हैं वे छात्रों से पूछेंगे कि उन्हें सीखने में, पढ़ने में, लिखने में किस तरह से दिक्कत आ रही है और उन्हें किस स्तर पर दिक्कत है, क्या शुरुआती स्तर पर ही दिक्कत है। तो उनकी जो समस्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे और उसको जानने के पश्चात वे उसे अच्छी तरह से उसका समाधान भी देंगे, उसका हल भी ढूंढेंगे। और जो बच्चे कमजोर छात्र बने हैं या जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है नाटक के अंदर, वे बच्चे अपने शिक्षक से, जो शिक्षक बने छात्र हैं, उनसे अनेकों तरह से अपनी समस्याओं को पूछेंगे कि हमको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हमें लिखने में दिक्कत आ रही है, या हमें बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही दिक्कत है, हम अभी वर्णों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो या और हमारे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, कोई पढ़ाने लिखाने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से उनकी जिस भी स्तर की समस्या है उसे वे अपने शिक्षकों से कहेंगे। तो इस तरह से जो शिक्षक बने छात्र हैं वे उन छात्रों की समस्याओं को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और वे किस तरह से उसको सुलझा सकते हैं इसका भी वे हल देंगे। और इस तरह से कक्षा में जो बच्चे जिनको सीखने में, पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, उनकी वो मदद कर पाएंगे। तो इस तरह से उनके साथ में न्याय हो सकता है।
उसके पश्चात है दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देंगे, अपनी राय देंगे। तो जो नाटक को देखने के लिए दर्शक बैठे हुए हैं वे अपनी राय देंगे कि इस नाटक के माध्यम से इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, उनको यह नाटक कैसा लगा। तो देखिए दर्शक समूह जो अपनी राय देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, उसके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं यहाँ पर देखिए। क में प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया है वह किस प्रकार का था, तो इसमें अंक देने हैं। तो अंक देखिए 1 अंक दे सकते हैं, 2 अंक दे सकते हैं, 3 अंक दे सकते हैं, 4 अंक दे सकते हैं। और अगर आपको नाटक बहुत ही अच्छा लगा है तो आप बच्चों को 5 अंक दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी राय देनी है। ख में क्या है, पात्र संवाद, यानी कि जो छात्र शिक्षक और सीखने वाले छात्र बने हैं उनका आपस में संवाद कैसा है, उनका जो डायलॉग बोलने का तरीका है वो किस तरह का है, इस आधार पर आपको अंक देने हैं। तो आपको जितने भी अंक देने हैं उसे आप यहाँ पर भरें। उसके पश्चात है ग समस्या का समाधान। तो समस्या का समाधान उन्होंने कितने अच्छे तरीके से करा है, इसके लिए आपको अंक देने हैं। आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, उस आधार पर आपको अंक देने हैं। घ में पात्रों का आत्मविश्वास, यानी कि जब पात्र ये नाटक कर रहे थे, ये नाटक खेल रहे थे, उस समय उन पात्रों में कितना आत्मविश्वास था। क्या जो शिक्षक बने हुए जो पात्र थे वो अपना जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसको सही तरह से अभिनय कर रहे थे, और जो कमजोर छात्र बने थे, जो छात्र, क्या वो अपना जो पार्ट है उसको सही तरह से निभा रहे हैं। इस आधार पर उन्हें देखना है आपको कि उनमें कितना आत्मविश्वास था। तो ये सभी काम दर्शकों को करने हैं। तो इस तरह से कक्षा की समस्या को नाटक के द्वारा सुलझाएंगे। तो बच्चों हमने इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को देख लिया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।